शुरू करता हूं आपसे ही अशोक जी कि हम अगर जीत हार के पैमाने पे ना भी देखें तो आपको क्या लगता है ये जो जंग चली 15 दिन 3 हफ्ते की, उसमें योगी और मोदी में कौन एक तरह से आगे रहा, किसने क्या हासिल किया? देखिए, मैं तो ये मानता ही नहीं कि कोई सुलह हुई है। मैं ये मानता भी नहीं कि ये जंग की समाप्ति हुई है। ये जंग जब योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब से ये सुगबुगाहट शुरू हुई है और फिर ये लगातार बढ़ती आ रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा और तेज हवा पकड़ ली हुई है। दूसरी बात है कि इस पूरे जंग का मैंने पहले भी कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा होता है, ए.के. शर्मा को कहाँ एडजस्ट किया जाता है। वर्तमान में यदि मुझे पूछा जाए, मेरा पर्सनल व्यू तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं कहीं ना कहीं उनकी जो एक इमेज हुआ करती थी कि उनके मुंह से निकला हुआ शब्द आदेश हुआ करता था, वो कहीं गायब हो गया है। इतने दिनों के बाद, इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी समझाइश के बाद यदि एक राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री को आपको एक आदमी एडजस्ट करने के लिए समझाना पड़ रहा है, 10 लोगों को मीटिंगें करनी पड़ रही है, 10 जगह से प्रेशर डलवाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो बात रही नहीं कि उन्होंने सिर्फ इंडिकेशन दिया और काम हो गए। नहीं तो वो वही मोदी जी है, रात को 12 बजे फोन करे और कहे महाराष्ट्र के फडणवीस को कि शपथ लेनी है तो वो सुबह सूट पहन के आ जाए और शपथ ले, और किसी को कहे कि आपको इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा दे दे। इसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, क्या चर्चा हुई? कोई बात नहीं हुई। उनको बुलाया गया, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, दूसरे मुख्यमंत्री ने तुरंत टेक ओवर कर लिया, कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन यदि वो मुख्यमंत्री मना करते और अड़े रहते तो शायद आज हम उतना ही डिस्कस करते जितना योगी जी को डिस्कस करते। एक बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी और जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था उसको कहीं ना कहीं डेंट पड़ा है और ये शुरुआत योगी जी ने की है। इसके पहले शायद ग्रहमान ठीक नहीं है मोदी जी के। बंगाल हुआ, बंगाल के बाद ये लसी जो अपना टीकाकरण हुआ, टीकाकरण में सर्वोच्च न्यायालय की वजह से यू टर्न लेना पड़ा, सबके लिए घोषित करना पड़ा, कई जगह पे बैकफुट पे जाना पड़ा। पूरे इसमें कई जगह आपको लोगों के सामने कई बातें करनी पड़ी, कभी इमोशनल होकर बात करनी पड़ी, कभी जब आप बातें करते हैं तो मीडिया ने तुरंत उसको बता दिया कि कितना झूठ बोल रहे हैं आप। ये सारी चीजें सामने आ रही है, सोशल मीडिया में लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं और ये अब पूरा अभी आज भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन में कौन होगा और एक्सपेंशन होने के बाद आपको लगता है शांति होगी? क्योंकि जतिन प्रसाद जो कल के कांग्रेसी थे वो लगातार घोर गालियां दे रहे थे बीजेपी को, वो पार्टी में आके यदि मंत्री बनते हैं तो सालों तक पार्टियों की सेवा करने वाले जिनके कई पीढ़ियां खत्म हो गई जनसंघ और बीजेपी में आते हुए, क्या वो हमेशा दरी बिछाओ काम ही करते रहेंगे? क्या उनको कहीं ये नहीं होगा या फिर उनका कांग्रेस जाके फिर बीजेपी में आना होगा? और जो बाहर से आते वो क्या करते हैं? आपने मुकुल राय ने बता ही दिया है कि जो बाहर से आए हैं, बंगाल ने तो बेहतरीन उदाहरण दिया, जैसे उपाध्यक्ष बनाया था आपको ऑल इंडिया, उसके बाद उनको अभी प्रधानमंत्री ने हाल ही में बात की थी फोन पे। इतना पैम्परिंग करने के बाद भी वो वापस चले गए क्योंकि उनको भी लगने लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य शायद बीजेपी में नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद एक बात आखिरी कहूंगा मैं, एक बात और आपको नोटिस करनी होगी। प्रशांत किशोर ने आज 3 घंटे की बात की शरद पवार के साथ। ये बात कोई एनसीपी को कंसल्टेंसी देने की बात नहीं, क्योंकि एनसीपी को कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। ये 2024 की रणनीति का एक भाग है और वो ममता के दूध बनकर शरद पवार के पास गए और अब सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के पास जाएंगे और आने वाले 2024 में कोई बड़ा फ्रंट खोलने का प्रयास कर सकते हैं क्या? ये भी एक मोदी के लिए चिंता का विषय है। यदि सारे क्षेत्र पे इकट्ठा हो गए तो फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ममता ने दरवाजा खोल दिया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।